वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। पर्यावरण के संदर्भ में कहा जाता है सेव द ट्री सेव द फ्यूचर। आज कोरोना काल में यह कहा जा सकता है सेव द एनवायरनमेंट सेव द फ्यूचर। पर्यावरण का रक्षा करो और जिससे मानव के भविष्य रक्षा करो। कोरोना ने पर्यावरण के संदर्भ में लोगों में एक बृहद स्तर पर जागरूकता पैदा करने की कोशिश की है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग पर्यावरण के एक अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है इसको हम समझते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को एक इकाई कहा जाता है। क्या? एक इकाई कहा जाता है। क्या है? एक इकाई है। एक इकाई है। अब ये इकाई क्या होता है? इकाई कोई भी एक चीज है, कोई भी एक वस्तु है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या? जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी एक मार्कर, एक मोबाइल, एक कमरा। तो इकाई का मतलब एक। ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक इकाई है। अब इस इकाई में होता क्या है? इस इकाई में जैविक तथा अजैविक घटक होते हैं। क्या? जैविक अजैविक घटक होते हैं। घटक होते हैं। एक इकाई है, जैविक अजैविक घटक होते हैं और आपस में अंतरक्रिया करते हैं। आपस में अंतरक्रिया करते हैं। आपस में अंतरक्रिया करते हैं। तो क्या हुआ? इकोसिस्टम एक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं तथा जैविक अजैविक घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। ठीक है। ये हो गया क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। अब ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे अब इसको हम चाहें तो ये पूरी पृथ्वी को क्या मान सकते हैं? ये पूरी पृथ्वी आपकी क्या हो जाएगा? एक पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। पूरी पृथ्वी। और पूरी पृथ्वी एक इकाई की भांति काम करती है। ठीक है। अगर छोटे रूप में देखें तो छोटे रूप में देखें तो ये वृक्ष भी एक क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी इकाई हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी एक बड़ी पारिस्थितिकी इकाई है, वृक्ष एक छोटा पारिस्थितिकी इकाई है। इसी तरह गौशाला भी एक क्या है? एक इकाई है। ठीक है। समझ में आया कि पारिस्थितिकी इकाई बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। ठीक है। अब मैंने बताया कि इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तो इसके तत्व क्या हो सकते हैं? दो तत्व हो सकते हैं। क्या? जैविक अजैविक घटक। तत्व कितने हैं? दो। जैविक अजैविक। ठीक है। अब अजैविक घटक में क्या क्या हो सकता है? क्या? अजैविक घटक में क्या क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। अजैविक घटक में क्या क्या हो सकता है इसको देखते हैं हम लोग। जल हो सकता है, मृदा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है और जल, मृदा, प्रकाश और क्या हो सकता है?
जल हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, क्या तापमान हो गया, तापमान हो गया, अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, इस तरह अगर बृहद स्तर पर हम इसको क्या करें, बांटे, तो स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, तीन रूप में हम कह सकते हैं अजैविक घटक में तीन तत्व होते हैं। क्या, तीन, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, ये तीन तत्व बृहद स्तर पर, अब इन्हीं के छोटे छोटे तत्वों को हम अजैविक घटक के तत्व में रख सकते हैं। क्या, अजैविक घटक के तत्व में रख सकते हैं। ठीक, अब दूसरा जो घटक है क्या है, जैविक घटक। अब जैविक घटक को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं, जैविक घटक में हम किसको किसको शामिल करेंगे, तो जैविक घटक में हम किसको शामिल करेंगे, पादप, क्या, पादप को, और दूसरा जंतु को। क्या, जैविक घटक में पादप यानी प्लांट और दूसरा जंतु यानी एनिमल, दो घटक क्या हो गए, जैविक घटक हो गए। अब पादप को भी हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्या, पादप को हम डिवाइड कर सकते हैं, या हम पादप को क्या कह सकते हैं, पादप को हम कह सकते हैं स्वपोषी। क्या, स्वपोषी। ठीक है, और जंतु को हम कह सकते हैं परपोषी। क्या, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी का मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधों के अलावा कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता। क्या, पेड़ पौधों के अलावा कोई भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, तो इसलिए पादप को हम क्या लोग कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु क्या होता है, परपोषी होता है। पादप जो भोजन बनाता है, क्या, पादप जो भोजन बनाता है उसी का भक्षण कौन करता है, जंतु करता है, इसलिए जंतु को क्या कहते हैं, परपोषी। क्या, जंतु को परपोषी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब ये जो परपोषी है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्या, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैविक घटक और जैविक घटक को और हम क्या छोटे स्तर पर डिवाइड करके देखते हैं। अब ये जो स्वपोषी है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम क्या कह सकते हैं, प्राथमिक उत्पादक। क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। और जो परपोषी है इसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक घटक को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप विभिन्न आधार पर जैविक घटक को विभाजित कर सकते हैं। क्या, दो जैविक घटक को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पादप और जंतु। क्या, फिर आप दोबारा बता सकते हैं जैविक घटक को दो भागों में, स्वपोषी तथा परपोषी, यानी निर्भरता के आधार पर। फिर आप बता सकते हैं जैविक घटक को प्राथमिक उत्पाद और उपभोक्ता में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं अलग से। क्या, उपभोक्ता को भी डिवाइड करते हैं, तो उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता। क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब प्राथमिक उपभोक्ता में उन उपभोक्ताओं को रखा जाता है, या कह दें उन जंतुओं को रखा जाता है जो सीधा शाकाहारी और सीधा प्लांट पर निर्भर रहते हैं। क्या, सीधा प्लांट पर निर्भर रहते हैं, यानी पौधों का भक्षण करते हैं।
पौधों का भक्षण, ठीक है, यानी कि ये शाकाहारी है। क्या प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी है, ठीक है। अब इसमें आप किनको रख सकते हैं? इसमें आप जैसे मेमना, बकरी, गाय, इनमें उन सभी जीवों को रखा जा सकता है जो क्या करते हैं? सीधे पौधे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पौधा के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं सीधे, ठीक है, और इन्हें शाकाहारी कहते हैं। अब दूसरा क्या? दूसरा इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। क्या? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और प्राथमिक क्या? प्राथमिक उपभोक्ता को क्या? प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण, ठीक है। तृतीय क्या? तृतीय उपभोक्ता, ये भी क्या? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, और इसका करते हैं? द्वितीय का भक्षण करते हैं, ठीक है। इसी तरह चतुर्थ क्या? चतुर्थ ये क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। क्या? ये सर्वाहारी, ये तीनों को क्या? तीनों को खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? उपभोक्ता को डिवाइड कैसे किया जाता है, ये इसको आप उपभोक्ता, ठीक है। इस चतुर्थ में क्या रखेंगे? चतुर्थ में मानव को रखेंगे। क्या? चतुर्थ में मानव को रखेंगे, क्योंकि मानव ये इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, और इसको भी खाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या? आपका उपभोक्ता, ठीक है। क्या हो गया? आपका उपभोक्ता। अब जो परपोषी जीव हैं, जो परपोषी जीव हैं, उनमें दो कह सकते हैं, दो घटक और होते हैं। क्या? दो घटक और होते हैं। उन घटक का क्या नाम है? एक घटक है जिसको कहते हैं अपघटक, और एक है परजीवी। क्या? एक है परजीवी, यानी परपोषी में ही हम क्या? दो घटक को और देख सकते हैं। क्या? परपोषी में ही हम दो घटक को और रखते हैं। पहला है, इसको कहते हैं अपघटक। क्या? अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटक क्या है? अपघटक वे जीव हैं, क्या? वे जीव हैं जो क्या करते हैं? पदार्थों को सड़ाने या गलाने में मदद करते हैं। क्या? पदार्थों को सड़ाने या गलाने में मदद करते हैं, और उसी सड़न गलन से अपना भोजन निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ कभी आप देखेंगे कि पेड़ का अंदर का भाग खोखला हो जाता है, उसके बाद वो गिरता है, तो वो अंदर का भाग किसने खा लिया? किसने खा लिया? अपघटक ने। क्या? दीमक। क्या? दीमक। दीमक क्या हो गया? अपघटक हो गया, यानी वो हो पेड़ पौधे पर। क्या? पेड़ पौधे पर दोनों पर निर्भर होते हैं। क्या? पेड़ पौधे दोनों पर निर्भर होते हैं। ये इनको भी क्या? सड़ाते गलाते हैं, और इनको भी सड़ाते गलाते हैं।
परपोषी में इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर है। क्या? दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। और दूसरा परजीवी, पैरासाइट। ठीक है। ये दूसरों पर ये भी निर्भर होते हैं। क्या? दूसरों पर ये भी निर्भर होते हैं। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना है जैविक घटक में और अजैविक घटक में हमने बताया। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसे कितने प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। क्या? इकोसिस्टम है उसे कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इसको देखते हैं। बेहद स्तर पर हम लोग केवल देखेंगे। अगर प्राकृतिक आधार पर देखें, क्या प्राकृतिक, या इसको कह सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। क्या? क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें केवल क्या प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनको शामिल करेंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? दो भागों में। पहले को हम कह सकते हैं भौमिकीय। क्या? भौमिकीय। भौमिकीय को हम स्थलीय भी कह सकते हैं। क्या? स्थलीय भी कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या? जलीय। दूसरा जलीय। ठीक है। अब जो भौमिकीय है इसमें क्या होगा, इसमें वन होंगे। क्या? वन होंगे। भौमिकीय में आप वन रख सकते हैं, मरुस्थल रख सकते हैं। क्या? मरुस्थल रख सकते हैं। जलीय में जल तीन प्रकार से हम कह सकते हैं, देख सकते हैं। जल को तीन प्रकार से देख सकते हैं। एक होता है फ्रेश वाटर। क्या? एक होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। ठीक है। तो क्या? शुद्ध जल इसको बोल सकते हैं। क्या? शुद्ध जल। इसको क्या बोल सकते हैं? शुद्ध जल। अब शुद्ध जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम। क्या? शुद्ध जल में पाए जाने वाले इकोसिस्टम। दूसरा हम कह सकते हैं लवणीय जल। क्या? सेलाइन वाटर। क्या? लवणीय जल। ठीक है। और तीसरा हम कह सकते हैं समुद्री जल। क्या? समुद्री जल। ठीक है। इन तीन के आधार पर हम इकोसिस्टम को देख सकते हैं। क्या? समुद्री जल का इकोसिस्टम, लवणीय जल का इकोसिस्टम, शुद्ध जल का इकोसिस्टम। वन हो गया, मरुस्थल हो गया, जंगल हो गए। क्या? वन हो गया, मरुस्थल हो गया, जंगल हो गए, घास के मैदान हो गए। इनको भी हम क्या, घास के मैदान को भी हम क्या इसमें रख सकते हैं। ठीक है। अब जो प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र, अब मानव निर्मित भी क्या पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या? मानव निर्मित भी होता है। क्या? मानव निर्मित। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र में हम क्या रख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। क्या? राष्ट्रीय उद्यान नहीं, हम मानव निर्मित में खेत रख सकते हैं। क्या? खेत रख सकते हैं। और बॉटनिकल गार्डन रख सकते हैं। क्या? बॉटनिकल गार्डन। और क्या रख सकते हैं, मानव ने जितने भी इकोसिस्टम बनाए हैं उनको हम रख सकते हैं। क्या? मानव ने जितने भी इकोसिस्टम बनाए हैं उनको रख सकते हैं, या कह सकते हैं
मानव ने एक जहाँ तक हस्तक्षेप किया, जैसे एक्वेरियम, जलशाला उन्होंने बना दिया, तो वो भी मानव निर्मित इकोसिस्टम है। कृत्रिम झील, क्या कृत्रिम झील भी मानव बनाता है। कृत्रिम झील हो गया, क्या कृत्रिम द्वीप भी हो सकता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को दो रूपों में हम देख सकते हैं। एक देख सकते हैं हम क्या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जो बहुत आप कह सकते हैं वर्तमान स्तर में बहुत ज़्यादा हावी है, हर जगह मानव हस्तक्षेप कर रहा है। और दूसरा हम क्या देख सकते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हम भौमकीय या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें शुद्ध जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, लवणीय जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, और समुद्री जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र हो गए। ठीक है, अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या क्या लाभ हमको देते हैं, क्या क्या लाभ हमको देते हैं, इसको हमें क्या करना है, देखना है और पढ़ना है। ठीक है, क्या पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा दी गई सेवा, या कह सकते हैं हाँ दी गई सेवा ही आप याद रखिए, क्या सेवा, क्या सेवा तंत्र द्वारा, क्या ठीक है, तंत्र द्वारा क्या क्या सेवा दी जाती है, उसको हम लोग क्या देखते हैं। पहला पहला तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर है तो पहला क्या सेवा देता है, पहला तो आपको भोजन देता है, क्या भोजन देता है, क्या भोजन। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन्हीं के कारण क्या आपको भोजन मिलता है, क्या उन्हीं के कारण भोजन मिलता है। और क्या ऑक्सीजन उन्हीं के कारण मिलता है, क्या ऑक्सीजन उन्हीं के कारण मिलता है। वर्तमान समय में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, पर्यावरण का ही। और क्या मिलता है आपको, रहने का आवास, बहुत सारे जीव हैं जिनके लिए रहने का आवास कौन देता है, पारिस्थितिकी तंत्र देता है। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं आवास पदार्थ, मनुष्य ने जितने भी घर आवास बनाए हैं उनमें जो पदार्थ हैं वो कौन देता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र ही देता है, क्या पारिस्थितिकी तंत्र ही देता है। और क्या अवशिष्ट का शोधन, क्या अवशिष्ट का शोधन। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली हैं, लेकिन पर्यावरण उसे क्या करता है, अगर ज़्यादा नहीं है, उसकी क्षमता से ज़्यादा नहीं है, तो पर्यावरण उसको क्या धीरे धीरे सड़ा गला के क्या करता है, समाप्त कर देता है और अच्छी वस्तु उसके लिए बना देता है। जैसे गोबर या मनुष्य का मल का उदाहरण हम लेते हैं, तो अगर टैंक है, टैंक में मनुष्य का मल भरा रहता है, अब उस टैंक मनुष्य का जो मल है उसको हम फिर क्या करता है, पर्यावरण कुछ समय अगर रखा जाए तो वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, उसी खाद को हम खेत में डालते हैं और फिर भोजन का निर्माण हो जाता है। तो केवल आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस तरह खराब पदार्थों का वो नए पदार्थों में निर्माण करता है, क्या किस तरह खराब पदार्थों से नए पदार्थों का निर्माण करता है। तंत्र अच्छा है तो जलवायु पर नियंत्रण होगा, क्या जलवायु पर नियंत्रण होगा। वर्तमान में पारिस्थितिकी तंत्र में कमी के कारण, या पारिस्थितिकी तंत्र में कमी नहीं कह सकते, पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य के द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण ये समस्या हुई है, जिससे क्या जलवायु परिवर्तन आ रहा है। जलवायु को पारिस्थितिकी तंत्र क्या कह सकते हैं, संभाल नहीं पा रहा है, क्या संभाल नहीं पा रहा है। और क्या हो सकता है, जलवायु पर नियंत्रण हो गया और चक्रों के माध्यम से, क्या चक्रों के माध्यम से क्या
चक्रों के माध्यम से पदार्थों का जनन करता है। क्या? पदार्थों का जनन करता है। हम लोग जल चक्र पढ़ेंगे, कार्बन चक्र पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे। तो और क्या, और आप रख सकते हैं परागण। क्या? परागण, पोलिनेशन। पोलिनेशन किसके कारण होता है? पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा होता है। अगर पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता अधिक है तो परागण होगा, और अगर जैव विविधता अधिक नहीं है तो परागण नहीं होगा। यानी कि जितना भोजन मनुष्य का है वो प्रत्यक्षतः किस पर निर्भर है? परागण पर निर्भर है। अगर छोटे छोटे जीव समाप्त हो जाएंगे, क्या? छोटे छोटे जीव जैसे कीट पतंगे, जितने भी कीट पतंगे हैं, जैसे तितली को ले सकते हैं या मधुमक्खी को ले सकते हैं। अब आप तितली को समाप्त कर देंगे, मधुमक्खी को समाप्त कर देंगे तो आप ही समाप्त हो जाएंगे। क्या? आप ही समाप्त हो जाएंगे। किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर तितली मधुमक्खी को, अगर पूरी मधुमक्खी को समाप्त कर दिया जाए तो मनुष्य 3 घंटे जीवित रह सकता है। यानी कि छोटे छोटे जीव जो हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं मानव के लिए। वो क्या करते हैं? वो पोलिनेशन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो हैं, क्या अगर इसको पेड़ मान लिया जाए और इसको पेड़ मान लिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है, कह सकते हैं, मादा और यहाँ पर नर। अब नर और मादा को मिलाने का जो कार्य है वो कौन करते हैं? वो ये छोटे छोटे कीट पतंग करते हैं। क्या? ये छोटे छोटे कीट पतंग करते हैं। जो मिलते हैं तो परागण होता है, उसी के कारण बहुत सारे भोजन का निर्माण होता है जो हम खाते पीते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, अब इतनी क्या है सेवा, इसको और आप सोचकर बढ़ा सकते हैं कितनी सेवा कौन देता है? पारिस्थितिक तंत्र देता है। ठीक है, अब पारिस्थितिक तंत्र का सीमा निर्धारण। क्या कभी कभी पारिस्थितिक तंत्र के सीमा निर्धारण की बात होती है कि पारिस्थितिक तंत्र का सीमा निर्धारित किया जा सकता है? तो नो डाउट पारिस्थितिक तंत्र का सीमा निर्धारण किया जाता है, और क्योंकि उसी के द्वारा हम छोटे पारिस्थितिक तंत्र और बड़े पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं। क्या? छोटे पारिस्थितिक तंत्र और बड़े पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं। तो हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के द्वारा हम पारिस्थितिक तंत्र की सीमा को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई पारिस्थितिक तंत्र है, ये है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, क्या है? मरुस्थल है। क्या? मरुस्थल है। ठीक है, और ये है वन क्षेत्र। क्या? ये है वन क्षेत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, अब ये एक पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ये दूसरा पारिस्थितिक तंत्र हो गया। तो क्या आप कभी ऐसा देखते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरा पारिस्थितिक तंत्र में जब हम जाते हैं तो अचानक परिवर्तन हो जाता है? जैसे यहाँ से जैसे हम इंटर हुए, यहाँ तुरंत पेड़ पौधे दिखने लगे, दूसरा पारिस्थितिक तंत्र हो गया। ऐसा सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र में नहीं पाया जाता। क्या? ऐसा सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र में नहीं पाया जाता। आप जब एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाएंगे तो एक संक्रमण क्षेत्र भी मिलता है। क्या? संक्रमण क्षेत्र भी मिलता है। जैसे हमने मरुस्थल और वन क्षेत्र में लिया, और ये संक्रमण क्षेत्र कह सकते हैं ऐसा है, ये संक्रमण क्षेत्र ऐसा है। ठीक, यानी कि इस संक्रमण क्षेत्र में वन से संबंधित जो गुण हैं वह भी पाए जाते हैं और मरुस्थल से संबंधित गुण भी पाए जाते हैं, यानी कि दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को, या कह सकते हैं इस संक्रमण क्षेत्र को, क्या संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ठीक है, इस संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। अब इकोटोन क्या है? इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण वाला क्षेत्र है। क्या? दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण वाला क्षेत्र है। ठीक है,
कभी कभी इस संक्रमण क्षेत्र में यह देखा जाता है कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक होती है। क्या यहाँ पर कभी कभी ये देखा जाता है कि जैव विविधता या प्रजातीय विविधता बहुत अधिक होती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को एज इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। एज इफेक्ट या इसको कहते हैं झुंड प्रभाव। क्या? झुंड प्रभाव। आप एज इफेक्ट को याद रखिएगा क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं। तो एज इफेक्ट क्या है? एज इफेक्ट इकोटोन क्षेत्र में कभी कभी देखा जाता है कि यह जैव विविधता से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? परिपूर्ण होते हैं, यानी इससे और इससे भी ज़्यादा इसमें जैव विविधता पाई जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इकोटोन। इकोटोन हो गया और एज इफेक्ट हो गया। अब पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में ही कभी कभी बायोस्फीयर, क्या बायोस्फीयर शब्द आता है? क्या बायोस्फीयर? बायोस्फीयर का मतलब जीवमंडल। क्या बायोस्फीयर का मतलब जीवमंडल? तो जीवमंडल, पृथ्वी का पूरा जीवमंडल भी एक क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। अब जीवमंडल होता क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या जीवमंडल? जीवमंडल, बायोस्फीयर। अब जीवमंडल क्या है? जीवमंडल आप कह सकते हैं ऐसा भाग है। क्या? ऐसा भाग है। क्या? जीवमंडल ऐसा भाग है किसका? पृथ्वी का ऐसा भाग है जो जीवन संबंधी सभी दशाओं का निर्माण करता है। सभी दशाओं का निर्माण करता है। ठीक है, यानी अब अगर जीवमंडल को देखेंगे तो क्या बोला गया? पृथ्वी का ऐसा भाग जो जीवन संबंधी दशाओं को क्या करता है? निर्मित करता है, या ऐसी दशा बनाता है जहां पर जीवन क्या रह सके, जीव रह सके। तो जीवन संबंधी दशा आप देखेंगे तो उसमें स्थल मंडल भी आएगा, स्थल मंडल भी आएगा, जल मंडल भी आएगा, वायुमंडल, यानी तीनों मिलकर ही क्या बना सकते हैं? जीवमंडल बना सकते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया स्थल मंडल। क्या? स्थल मंडल। और ये आपका हो गया जलमंडल, और ये आपका हो गया वायुमंडल। ठीक है, अब जो ये क्षेत्र है, क्या ये जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जीवमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवमंडल, यानी बायोस्फीयर यही क्षेत्र है, यानी स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल के संयोग से ये तीनों ये क्षेत्र बनता है जिसमें जीवन का यापन हो सके और जीव जीवित रह सके। क्या? जीव जीवित रह सके। ठीक है, तो जीवमंडल हो गया। जीवमंडल क्या होता है? क्या जीवमंडल अर्थ द्वारा निर्मित कह सकते हैं एक क्षेत्र या दशा है जहां पर जीवन संभव है। तो स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों मिलकर ऐसी दशा का निर्माण करते हैं